हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एलन एकेडमी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा हेल्थ इशू के विषय में चर्चा किया था, इसीलिए आपको इधर कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल सका। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट किया था और वन डायमेंशन एंड आफ्टर दैट टू डायमेंशन। तो अभी तो पहले वन डायमेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पूरी तरह से स्पष्ट रूप में आपको दिखाया, सिखाया, उसके फार्मूले बताए। उसके और भी तरीके लोग डेरिवेशन के लेते हैं, पर आप उस पचड़े में ना पड़ें, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में फिजिक्स को सीखें। यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट सीखना है, हमको स्टाइल नहीं मारना है। हालांकि वो भी गलत नहीं है, पर जितना कंफर्टेबल जोन में हो वो अपने आप को उस पर फिट बैठाते हुए और काम करके आगे बढ़ते चले। कॉन्सेप्ट को रियलाइज करना चाहिए और जिस भाषा में समझ करके कॉन्सेप्ट रियलाइज हो जाए, हाँ कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो, इस बात की पूरी गारंटी होनी चाहिए। और कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चैनल हो, कहीं से भी हो, आपको उससे बेहतर और सबसे इजी हम काम करके दे रहे हैं, क्योंकि मुझे भी अपने काम पर भरोसा है। और अब तक आप जब मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको भी ये पता पड़ गया होगा कि सर कितना इजी वे में फिजिक्स को सिखाते हैं। और अगर इस तरह की बात लगातार बनी रही तो फिजिक्स आपका बेहतर होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में आप आज के इस लेक्चर में हम लोग एस.सी. वर्मा सर के काइनेमेटिक्स का 2 प्रॉब्लम हम शेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक मेरे मन में है, हालांकि वो आप कह सकते हैं कि पार्शियली रिलेटिव वेलोसिटी है या फिर काइनेमेटिक्स का एक जनरल प्रॉब्लम है 1D का, तो उसको एक देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हल्का क्रिटिकल है, लेकिन वो बाद में आएगा। पहले इस दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से आप समझ लीजिए। बहुत कंसेप्चुअल है, देखने में आसान लगता है, और अगर आप सीख जाते हैं तो आसान हो भी जाएगा, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जब तक सवाल कोई बन नहीं जाए तब तक उसको हम परफेक्शन नहीं दे सकते। आइए सवाल पर चलते हैं। बातें तो हमारी होती रहेगी, लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि जब आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जब आप अपने टारगेट को फिनिश करना चाहते हैं, जब अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप, और एक बात और भी है, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, मतलब आप समझ लीजिए ना कि आप अगर एक बेहतर अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो लगातार वीडियो में बने रहना होगा। और अपनी गलतियों को जो अब तक आपने कर रही होगी या कंसेप्ट से जो साइड वाइज आप जा रहे होंगे, उससे आपको बहुत बड़ा मतलब अलर्ट मिलेगा। और ये वार्न अप करने का है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से लेक्चर को देखना है, उसको सीखना है, उसको लिखना है कॉपी पर। आप लेक्चर्स को नोट करेंगे तभी जा कर के चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं सर हमारे सामने खड़े हैं, तब आपको ऑफलाइन की तरह एक्सपीरियंस होगा। यही मेरे लेक्चर की सबसे बड़ी विशेषता है, और इसीलिए मैं आपको बार बार ये अलर्ट करता हूँ कि आप लेक्चर को बिल्कुल टाइम दीजिए। और टाइम देंगे तो बेनिफिट आप ही को होगा और फ़ायदा में आप रहेंगे, रिजल्ट भी आप लेंगे, चूँकि आप एस्पायरेंट हो। सवाल पर आते हैं। ये आपके बुक में शायद 21 नंबर का प्रॉब्लम रहा होगा। कहता है कि अ पुलिस जीप चैसिंग अ कल्प्रिट। सबसे पहले कल्प्रिट समझिए क्या होता है। कल्प्रिट एक तरह का अपराधी है, क्रिमिनल है, चोर है, पिक पॉकेट, पॉकेट मार, कुछ भी हो, लेकिन साधु को तो पकड़ने पुलिस जाएगा नहीं। हाँ, साधु में भी अगर क्रिमिनल छिपा हुआ तो उसको जरूर पकड़ेगा वो, क्योंकि आज ये कहीं ना कहीं। चलिए, तो अ पुलिस जीप चैसिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। अब देखिए, कल्प्रिट जो है वो मोटर बाइक से चल रहा है, यानी मोटरसाइकिल से चल रहा है। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द जीप फॉलोज इट at a speed of 90 kilometer per hour, crosses the turning 10 second later, crosses the turning 10 second later than the bike, है ना। कहता है assuming their speeds to be constant, how far from the turning will the jeep catch up with the bike। कहने का मतलब क्या है, पहले अपनी भाषा में समझ लें, वो तो प्रॉब्लम की भाषा है।
एक पुलिस जीप है। सबसे पहले आप शुरू करते हैं कि एक कल्प्रिट है, मतलब एक चोर है या एक क्रिमिनल है, वो मोटर बाइक से 72 किलोमीटर स्पीड से दौड़ रहा है। चोरी किया, सामान लिया और भागा। पुलिस को पता पड़ गया, सूचना मिल गई कि यहाँ चोरी हुई और चोर इधर भागा है। वो अपनी जीप निकालते हैं और अपनी टीम को लेकर के 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक्चुअली क्या है कि एक टर्निंग है, 90 डिग्री का टर्निंग है, मतलब रोड ऐसे सीधा 90 डिग्री से मुड़ जाता है। ऐसे आया, सपोज कीजिए ऐसे मुड़ गया, प्रॉब्लम शुरू वहीं से होगा। कहता है कि जब क्रिमिनल यानी कल्प्रिट उस टर्निंग को क्रॉस करता है, उसके 10 सेकंड बाद पुलिस उस टर्निंग को क्रॉस करती है। क्लियर हो गया मामला? तो अब कहता है कि बताइए कि वो पुलिस कितनी दूर चलने के बाद, कितनी दूर दौड़ने के बाद उस कल्प्रिट को यानी उस बाइक को पकड़ लेगा। खेल टर्निंग से शुरू होता है। सपोज कीजिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ उठा रहा हूँ। अब आइए बात करते हैं कि सवाल ये बनेगा कैसे। एकदम आराम से बनेगा। सपोज कीजिए ये रोड है और इस रोड पर खेल होना है और मामला कुछ ऐसा है। ये है मामला। नीचे मैं इसीलिए नहीं बनाया कि नीचे आपका स्पेस वो पैकअप हो जाएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ एक मोटर बाइक है जिस पर कल्प्रिट है। ये मोटर बाइक है और इस पर कौन है? कल्प्रिट है। कल्प्रिट इस मोटर बाइक पर बैठा है और चोरी करके बुरा मजे से, ये है आपका कल्प्रिट, है ना? ये है कल्प्रिट। ठीक है कल्प्रिट महोदय, ये इधर भाग रहा है भी स्पीड से, जो है 72 किलोमीटर पर आवर। यानी ये आ जाएगा आपको कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। परहैप्स यही आना चाहिए, 18 चौक 72, हाँ 20 मीटर पर सेकेंड। आपको तो पता ही है ना कि 72 गुना जब 5/18 करते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड आता है। 18 चौका 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये है कल्प्रिट का स्पीड मीटर पर सेकेंड में। सवाल में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अच्छी बात है। अब पुलिस जीप इसका पीछा करती है। मैं ऐसे डायग्राम बना के आपको दे रहा हूं, पर इधर सवाल नहीं, सवाल यहां से है। ये है आपको पुलिस जीप, है ना? ये पी लिख देता हूं मैं, इसको मैं सी बोल देता हूं, है ना? अब इसका स्पीड है आपको 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ये है गाड़ी पुलिस की। इसके बाद उधर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसीलिए सब कुछ यहां लिख के दे रहा हूं। तो 90 किलोमीटर पर आवर बेटा ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये कहेंगे कि सर आप तो रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन पढ़ा रहे हैं, यहाँ स्पीड कांस्टेंट की बात है। यहाँ देखिए स्पीड वर्ड लिखा हुआ, वेलोसिटी वर्ड लिखा हुआ नहीं है सवाल में। तो मैंने आपको पहले कहा ना कि प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। t = 0, t = 0 पर यहाँ पहुंचा है कौन? आपका मोटर बाइक, है ना? t = 0 पर पहुंचा है कौन? आपका मोटर बाइक यहाँ, और यहाँ से ये भागता है, ठीक है? और इसके 10 सेकंड के बाद, सपोज कीजिए कि 10 सेकंड के बाद ये यहाँ आ गया, मोटर बाइक यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद ये जो है कल्प्रिट यहाँ पहुंच चुका है आपका। और ये मान लीजिए t = 10 सेकंड पर, और यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम पुलिस जीप को खड़ लगा देते हैं, है ना? यहाँ आप क्या कीजिए, पुलिस जीप को डाल दीजिए। जब यहाँ आप पुलिस जीप को डालेंगे तो दोनों के बीच में 10 सेकंड का गैप है, यानी टाइम डिफरेंस जो दोनों के बीच में टाइम गैप है वो 10 सेकंड का है। अब देखिए सवाल उठता है कि कितनी दूर चलने के बाद, यहाँ से कितनी दूर चलने के बाद ये पुलिस इस कल्प्रिट को पकड़ लेगा। समझना ये है
कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पुलिस एंड कल्प्रिट कितना होगा। आपको सारी बात हमने सिखाई हुई है कि ये है 20 मीटर पर सेकंड से और ये है 25 मीटर पर सेकंड से, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 72 और 90 का ही ना मामला है, 72 किलोमीटर पर आवर और ये है 90 किलोमीटर पर 25, हाँ ये है, ठीक है। तो कल्प्रिट, अब आप बता दीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पुलिस एंड कल्प्रिट इक्वल टू हो जाएगा VP माइनस VC इक्वल टू 25 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया कितना, ये इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब ये t इक्वल टू 0 से कल्प्रिट भागा है, यहां पहुंचा है, तो 10 सेकंड में दूरी कितनी चली होगी उसने, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कल्प्रिट, ये तो निकाल, क्योंकि डिस्टेंस गैप हमको चाहिए ना, बिना डिस्टेंस गैप का तो काम चलेगा नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कल्प्रिट इन 10 सेकेंड कितना होगा बता दीजिए, बराबर 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, यानी 200 मीटर। अब देखिए पुलिस और कल्प्रिट के बीच में डिस्टेंस गैप हो चुका है 200 मीटर। अब पुलिस कल्प्रिट को तभी पकड़ पाएगा जब वो दोनों के बीच के 200 मीटर गैप को फुलफिल कर लेगा। ये तो समझ में अब बात आ रही होगी ना। लेकिन वो 200 मीटर पर जो गैप है, उस गैप को पुलिस किस रेट से पिकअप करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर 10 सेकंड चलने के बाद कल्प्रिट वहां पर खड़ा है और कहता है आइए पुलिस महोदय हमको पकड़ लीजिए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, वो तब भी दौड़ रहा है। तो पुलिस उसको उस 200 मीटर के डिस्टेंस गैप को फुलफिल करने के लिए उसी रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा। सो उस रिलेटिव, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड ही तो है वो, तो हर सेकंड में 5 मीटर वो ज़्यादा चलता है, तो 200 मीटर में से 5 मीटर घटते जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुल 200 मीटर के उस डिस्टेंस गैप को पकड़ मतलब फुलफिल करने में जो पुलिस समय लेगा, वो इस रिलेटिव वेलोसिटी से चलते हुए ही इसका पता हमें पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसीलिए पहले निकालते हैं टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द कल्प्रिट। सवाल बनाने से ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज करें, तब जाकर के कैच द कल्प्रिट। बस सवाल असल में चाहें तो अब यहीं पर बन रहा है आपका, वो 200 मीटर का डिस्टेंस गैप है और नीचे में भी रिलेटिव यूज होगा, यही है आपको भी रिलेटिव, है ना, जिसका वैल्यू आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है। ये बराबर होगा 200 मीटर और बटा 5 मीटर पर सेकंड, यानी 40 सेकंड का टाइम लग जाएगा पुलिस को उस कल्प्रिट को पकड़ने में। अब सवाल आपसे वो नहीं पूछा है, सवाल बड़ा स्मार्ट प्रॉब्लम है। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक, है ना। ये है सवाल का डिमांड, यानी वो इस पुलिस के द्वारा कितनी दूर चलने के बाद चोर पकड़ाएगा। देखिए एक ही डिमांड ऐसा किया है कि दोनों चीज उसको आपको दोनों कैलकुलेशन करना पड़े, यानी टाइम भी कैलकुलेट करना पड़े, तभी तो डिस्टेंस का पता चलेगा ना। इसीलिए अब है कि ये पुलिस चला कितना, तो जितना टाइम लगा और जितना इसका स्पीड है,
पुलिस तो अपने स्पीड से चल ही रहा ना 25 मीटर पर सेकंड से, और टोटल टाइम पकड़ने में 40 सेकंड का लिया है। इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस टू कैच अप विद द बाइक या कल्प्रिट 10। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस, ट्रेवल्ड बाय द पुलिस टू कैच अप विथ द बाइक, विद द बाइक एकदम आराम से लिख दीजिए 25 मीटर पर सेकेंड और इंटू 40 सेकेंड यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखिए कितना प्रॉब्लम ये अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है ही है, और वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए ये पहला चरण। हालांकि इससे इजी प्रॉब्लम मैंने जो लास्ट वीडियो में जो आपको मैंने थ्योरी बताई थी, तो साथ में कुछ कुछ उसके एग्जाम्पल भी, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको करवा के दिए थे। आपको मज़ा भी आया होगा और आएगा भी। लगातार जितनी बार देखेंगे उतनी बार एक नया एक्सपीरियंस दे करके जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम जो है उस पर हम लोग कुछ बात करें, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे पक्का, हर वीडियो को, हर लेक्चर को, खास करके जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग से भी सिखाई जाती है। तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि ऐसे कंडीशंस में आप कभी पीछे मत रहें, आप हमेशा लेक्चर्स को नोट करने की कोशिश करें। और जब आप लेक्चर को नोट करेंगे तो नोट करने से वो आपके पास एक परमानेंट सेटअप होगा, क्योंकि कॉपी कलम सबसे बड़ी चीज़ है। इससे दूर भागने वाला कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये बात मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये गप्पे मारने की चीज़ नहीं है। आप कॉपी कलम से जितना दूर भागेंगे, जितना आप अपने स्क्रीन का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट से बैक जाएंगे। ये आपका हेल्पलाइन है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कोई एक स्टैंडर्ड जो है सो बुक चूज कर लीजिए। नहीं कुछ तो आप DC पांडे यूज़ करो ना, नीट के लिए फर्स्ट क्लास का बुक है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का, आप परचेज करो, उसके सवाल बनाओ। जो प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है ना, वो प्रॉब्लम आप कमेंट में लिख करके दो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। उसका लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से करके है प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको वहाँ से सीख सकते हैं। और हम भी टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम आपको देते ही हैं, आगे भी देते रहेंगे। इससे भी बेहतर प्रॉब्लम 22 नंबर का ये वाला प्रॉब्लम है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर दूं, क्योंकि बोर्ड जब आपका साफ रहेगा तो आपका दिमाग भी साफ रहेगा। ये सवाल हम लोगों ने सीख लिया, बहुत बेहतर तरीके से सीखा हमने, अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। इससे भी बेहतर प्रॉब्लम है ये वाला प्रॉब्लम जो अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम तो और बहुत मज़ेदार है, आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप ये समझिए, इस प्रॉब्लम को मैं पढ़ता हूँ कि अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, एज्यूमिंग each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and the total road distance used for overtake. कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, है ना, तो आप ये समझ लें कि मैं इसके सॉल्यूशन से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि एक कार है कोई, जो रोड पर दौड़ रही है, इसकी लंबाई जो है ना वो 5 मीटर है। ये सवाल में मेंशन, और यही असली खेल यही खेलेगा। इस कार की लंबाई 5 मीटर है और दूसरे कार भी इसी रोड पर दौड़ रहे हैं, है ना। ये कहीं सपोज कीजिए ये दूसरी कार है और ये भी 5 मीटर ही लॉन्ग है, यानी दोनों कार की लंबाई दे रखा है आपके प्रॉब्लम ने, और इसकी लंबाई भी कितनी है, 5 मीटर ही है। ये बहुत काम करने वाला है, इसको समझें आप। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी को अगर आप समझते हैं, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। प्रॉब्लम्स तो
उस तरह के मिलते ही रहते हैं, मिलेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ढंग से आप इसको समझें, कुछ बात मैं और चर्चा करने वाला हूँ। अब इसका जो कार पीछे है उसका स्पीड है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, अच्छी बात है, और इसका स्पीड है आपको 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। तो वी ए का वैल्यू पहले जान लें, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 36 18 और 6 दहें 60, यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड। और वी बी अगर मैं जानना चाहूँ तो ये है 42 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 6 तिया 18, 6 सत्तर 42, यानी 35/3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये कहूँ कि ये इसको ओवरटेक, अच्छा ओवरटेकिंग तो रोड पर खूब करते हैं आप लोग, जब बाइक चलाते हैं तो जो गाड़ी आगे जा रही है और आप उसके पीछे हैं और आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं तो क्या होगा। अगर वो 60 से चल रहा है तो बेटा आपको 60 से एक्सेस जाना ही होगा, चाहे वो 61 ही क्यों नहीं जाइए, 65 जाइए, 70 जाइए, 80, तभी तो आप उसको ओवरटेक कर पाएंगे ना। ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है, उसको पीछा करके खुद आगे निकल जाना, यही ना ओवरटेकिंग होता है। और रोड पर तो जनरली ये गेम चलता ही रहता है, कोई स्कॉर्पियो वाला आया तो कोई ट्रक वाले को पीछे किया, कोई मोटरसाइकिल वाला आया तो ट्रक वाले को पीछे किया, उसको क्रॉस करके आगे निकला, यही तो ओवरटेकिंग है ना। ओवरटेकिंग ऑलवेज कंसीडर्ड इन सेम डायरेक्शन मोशन। ये ओवरटेक का मतलब होता है कि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है तभी ओवरटेकिंग चलता है। ओवर ये क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसिंग चलता है, ये इसको क्रॉस करके निकल गया। ओवरटेक का मतलब एक गाड़ी को पीछे छोड़िए, आप उसके आगे निकलिए, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस प्रॉब्लम का एक और बेहतरीन हिस्सा है, आपने कभी कभी देखा होगा कि दो ट्रेन जा रही है या एक ट्रेन जा रही है, वो किसी टेलीफोन के पिलर को, सपोज कीजिए ये ट्रेन है ना, आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए ये कोई खंभा है और इसके बगल से एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन की कुछ अपनी लंबाई है, ये मान लेते ट्रेन है, तो कैसे लोग कहते हैं कि ये इसको पार कर गया। जब ट्रेन अपनी पूरी लंबाई लेकर के टेलीफोन का खंभा क्रॉस कर जाता है तभी तो कहते हैं ना कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया। अगर किसी ब्रिज को ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो ब्रिज की लंबाई अगर मान लेते 2 किलोमीटर है और ट्रेन का लंबाई मान लेते 700 मीटर है या 800 मीटर है, तो वो 2 किलोमीटर को क्रॉस करने में अपनी 700 मीटर की पूरी लंबाई, अब आप ऐसा समझ लो कि ये मान लो कि ब्रिज है और इस ब्रिज पर मान लो इधर से ट्रेन आ रही है, अच्छे से समझो, ये सब चीज बहुत कंसेप्चुअल होता है। ये ब्रिज है आपका, ये ब्रिज है, ये रिवर है। अब सपोज कीजिए कि ट्रेन यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, ये सब चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे करके समझना है। और ये ब्रिज है मान लो तो 2 किलोमीटर लंबी है, अच्छी बात है। अब आप ध्यान से देखें कि ट्रैक तो इधर भी है, अब ट्रेन इसको क्रॉस करना शुरू की, ट्रेन इसको क्रॉस करना शुरू की, इसकी लंबाई है 700 मीटर। सपोज करो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अब ये पुल पर आ गया और पुल पर आने के बाद सपोज कीजिए इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, ऐसी स्थिति है कि 200 मीटर जो है वो, मान लेते हैं कि 200 मीटर जो है वो पुल को क्रॉस कर चुका है, ट्रेन यहां आ चुकी है, अब 500 मीटर इसका लंबाई पुल पर ही फंसा हुआ। सपोज कीजिए कि जब ये ट्रेन क्रॉस करने लगा इस ब्रिज को, तो ब्रिज को क्रॉस करने के दौरान ऐसा हुआ कि 200 मीटर ट्रेन निकल चुकी है आगे इस साइड और 500 मीटर इसका ब्रिज पर ही फंसा हुआ है। क्या आप कहेंगे कि ट्रेन पुल को क्रॉस करके निकल गई? कभी नहीं कहेंगे आप। यानी कहने का मतलब ये, जब तक पूरी अपनी लंबाई लेकर के इस साइड नहीं, 700 का 700 मीटर लेकर के जब तक ये इधर निकल नहीं जाता है तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इस ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया। यानी ट्रैक का जो लेंथ है, ट्रैक पर जो डिस्टेंस है, वो इस पुल की लंबाई के साथ साथ इस ट्रेन की लंबाई भी जोड़ने के बाद
यानी 2 किलोमीटर प्लस 700 मीटर ने 2700 मीटर जो है वो ट्रैक का कवरिंग होगा, तभी ये माना जाएगा कि इस ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करा। अब जब ये क्लियर यहां से समझ में आ रहा है तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है। दोनों की लंबाई है 5 मीटर और 5 मीटर। मैं आपको अब इसको मैं इरेज करता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम मेरा ये है नहीं, आपको ये सिखाना था, इसीलिए मैं इस चीज को आपके सामने लाया। अब आइए प्रॉब्लम पर वापस चलते हैं। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी इसका देखना चाहूं तो कितना होगा, इसीलिए भी रिलेटिव इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB, है ना, क्योंकि ये ओवरटेक कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 50/3 माइनस 35/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 15/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3×5=15 कहा जाए तो ये 5 मीटर पर सेकेंड का रिलेटिव वेलोसिटी आया। अब आप सोच करके ये देखिए कि पीछे कितनी दूर है आप उससे ओवरटेकिंग में। सपोज कीजिए कि आपसे 1 किलोमीटर आगे कोई दूसरा मोटर बाइक है और आप 1 किलोमीटर पीछे हैं, तो कोई ये मानने को तैयार होगा कि आप उस मोटर बाइक को ओवरटेक कर रहे हैं? कभी नहीं मानेगा। ओवरटेकिंग स्टार्ट होता है यहाँ से। ये ट्रेन, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी जब यहां आ जाती है, देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा इसको, यह गाड़ी जब यहां आ जाती है ताकि इस गाड़ी को ये सूचना मिले कि मुझे कोई ओवरटेक कर रहा है, तो यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट होता है। कैसे हो रहा है, ये गाड़ी भी चल रही है, ये गाड़ी भी चल रही है, धीरे 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 ये इसको, है ना, क्रॉस करते हुए, और जब अपने इस पोजीशन में ये यहां पहुंच जाता है, सोचिएगा जरा सा, अगर ये यहां पहुंच जाता है तो ये लोग मानते हैं कि इस गाड़ी ने पीछे वाली गाड़ी को ओवरटेक किया। लेकिन ऐसा कर, अब देखिए धीरे, यही गाड़ी भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों गाड़ी चल रही है, पर चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो धीरे धीरे इसको क्रॉस करेगा, वो धीरे धीरे इसको दबाएगा, क्रॉस करते 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 अंत में जब इस गाड़ी का सबसे पिछला हिस्सा इस गाड़ी के अगले हिस्से के आगे आ जाएगा, देन वी विल से दैट ओवरटेकिंग इज फाइनल। लेकिन ऐसा करने में हुआ क्या, इसकी लंबाई को तो इसने क्रॉस किया, साथ में अपनी लंबाई भी इसने क्रॉस किया, जैसे वहां पर आपने ब्रिज और ट्रेन में देखा था। 2 ट्रेन में भी मैं आपको दिखा सकता हूं, कोई भारी बात नहीं है, दिमाग में अगर चीजें सेट हो जाए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोनों। इसका मतलब डिस्टेंस मूव्ड, ये बाद में ऐड होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बी ड्यूरिंग ओवरटेक, या ऐसा समझिए, सबसे पहले इसको ऐसे, इसको ये मत लिखिए, सबसे पहले लिखिए टाइम ऑफ ओवरटेक, 10 टाइम ऑफ ओवरटेक कितना होगा बता दीजिए। तो ओवरटेकिंग शुरू हुआ तो डिस्टेंस ओवरटेकिंग में कितना लगा, ये 5 मीटर और इसका ये 5 मीटर, यानी कितना हो गया 10 मीटर, बटा रिलेटिव कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेकेंड का टाइम लग गया कितना ओवरटेक करने में। और अगर 2 सेकेंड का टाइम लग गया इसको ओवरटेक करने में, तो पीछे वाली गाड़ी को, अब सवाल का डिमांड देखिए, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक। कितना रोड डिस्टेंस कवर हुआ, तो रोड डिस्टेंस कवर होने का मतलब क्या हुआ कि जो ये टाइम अभी हमने
ये लिया है 5 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव वेलोसिटी है ना, और ओवरटेकिंग का जो होना चाहिए टोटल डिस्टेंस वो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई 10 मीटर बटे 5 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड। अब सवाल यहां उठता है कि रोड डिस्टेंस कितना यूज हुआ, रोड डिस्टेंस यूज्ड ड्यूरिंग ओवरटेक। भाई साहब ओवरटेक कर कौन रहा है, बोला जाए ये कर रहा है ना, तो इसकी स्पीड लगाएंगे ना हम लोग इसमें। इसकी स्पीड कितनी है 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये बराबर होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड और गुना टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, यानी कितना हो गया 100/3 मीटर। क्या इस सवाल का आंसर हो गया? कभी नहीं भाई साहब, इतना डिस्टेंस तो कोई पॉइंट पार्टिकल भी ट्रेवल कर लेगा उतने टाइम में। यहाँ रोड डिस्टेंस की बात है, प्लस करना पड़ेगा ये 5 मीटर, है ना, मीटर और प्लस 5 मीटर, प्लस 5 मीटर, यानी कितना होगा बोला जाए, ये बराबर होगा 33.3 प्लस 5 मीटर यानी 38.3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब आप सही तरीके से समझ लें तो खूब बेहतर बात हो गई। मतलब ये अपने स्पीड के चलते जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो टाइम लगा ओवरटेकिंग का वो 2 सेकंड था, डिस्टेंस तय किया अपने स्पीड के चलते, और ओवरटेकिंग तो कर लिया, लेकिन ये जो अपनी लंबाई क्रॉस किया है तो वो लंबाई जोड़ेंगे इसमें हम लोग। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ही अपने आप में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आप जो है जितना बेहतर तरीके से समझते हैं उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार के लायक तो नहीं है, कम से कम 1-2 बार आप सवाल को जरूर लोकेट करेंगे, बढ़िया से समझेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। जब भी न्यूमेरिकल का कोई खास लेक्चर होता है तो उसको और आप जो है सो सीरियस होकर के देखा कीजिए। अब एक सवाल मेरे मन में आया है, अगर आप चाहें तो सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। सवाल मैंने कहीं पर देखा और मुझे अच्छा लगा तो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। देखिए उस सवाल में क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन को देख करके समझ करके। सवाल का तो कोई लैंग्वेज देने की मैं ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है एक जो मेरे मन में आया आपको सीखने के लिए, तो आप इसको चर्चा मैं करके देता हूँ। फिजिक्स में तो प्रॉब्लम की कोई सीमा नहीं है। देखिए सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख करके तो लिटरेचर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा, फालतू है वो। यहाँ मान लेते हैं कहता है एक पॉइंट पार्टिकल ए है और यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल बी है। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब दोनों ट्रैक दोनों रास्ते जो है ना एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिल रहे। कहता है कि यह चलता है v1 स्पीड से और यह चलता है v2 स्पीड से। इसकी शुरुआती दूरी जो है वो O पॉइंट से L2 है और इसकी शुरुआती दूरी L1 है। कहता है एनी टाइम t चलने के बाद, तब t टाइम तक चलेगा। मान लेते ये पार्टिकल यहाँ आ गया, टाइम t हो गया और ये है t = 0, तो ये भी है t = 0 की स्थिति। मतलब t = 0 पर ये यहाँ था और t = 0 पर ये यहाँ था। दोनों का ट्रैक जब वो 90 डिग्री पर है एक दूसरे से। ये चलता है v1 से और ये चलता है v2 से। इस O पॉइंट की तरफ जाना है इसको। कहता है किसी टाइम t पर ये यहाँ पहुँचता है तो किसी टाइम t पर हो सकता है ये यहाँ पहुँचे। कहता है बता दीजिए वह टाइम कैलकुलेट कर दीजिए हमें आप, जब दोनों के बीच का जो है ना फासला है, दोनों के बीच का जो फासला है वह क्या हो, मिनिमम हो। कितना बेहतरीन सवाल है, आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखेंगे, देख ही तो रहे हैं। सवाल कह रहा है कि
परपेंडिकुलरली ये यू मतलब 90 डिग्री टर्न के एक एंड पे एक पार्टिकल ए है और दूसरे एंड पर पार्टिकल बी है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहीं पर दोनों को आने का टेंडेंसी है। कहा था दोनों t=0 पर v1 स्पीड से और ये t=0 पर v2 स्पीड से ट्रैक की तरफ चलता है। एनी टाइम t पर ये मान लेते हैं यहाँ पहुँचता है और एनी टाइम t पर ये मान लेते हैं यहाँ पहुँचता है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये वाला है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस l है। आपका सवाल पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी मिनिमम, यानी फाइंड, देन सवाल का डिमांड है फाइंड द टाइम व्हेन दे विल बी एट मिनिमम सेपरेशन। एक तो ये सवाल हो गया मिनिमम सेपरेशन पर हो, और एल एम ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा है ऑल्सो फाइंड एल मिनिमम। एल मिनिमम भी चाहिए, कुछ नहीं है सवाल को आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले बात ये है कि ए से चला पार्टिकल तो टी टाइम में कितना, और दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका भी v1 है उसका भी v2 एक्सेलरेशन वाला कोई मामला नहीं है। ये इतना दूरी चलेगा और ये इतना दूरी चलेगा, तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप है कितना, L1 माइनस v1t, S=vt इस्तेमाल करेंगे, और ये गैप कितना होगा L2 माइनस v2t। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि S=vt से ये डिस्टेंस आपको v2t के बराबर और ये डिस्टेंस v1t, तो टोटल L1 में से घटेगा नहीं ना, और L2 में से ये घटेगा। बस राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एट टाइम t, एट टाइम, सवाल का ग्राउंड यहीं से बनता है ना। L इक्वल टू क्या होगा, या L² कर दीजिए अच्छा रहेगा। इसका समकोण त्रिभुज है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर दीजिए, तो L1 माइनस v1t का स्क्वायर और प्लस L2 माइनस v2t का स्क्वायर। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अभी आपको पता पड़ जाएगा। सीधा कहेंगे नाउ, अब यहाँ से कैलकुलस यूज होगा फॉर टाइम टू बी मिनिमम, टाइम टू बी मिनिमम, कैलकुलस लग जाएगा मैक्सिमम मिनिमम क्या होना चाहिए, तो dl/dt का वैल्यू 0 आना चाहिए। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दीजिए, लिखेंगे इसीलिए ट्वाइस L इंटू dl/dt इक्वल टू इसका होगा 2 इंटू L1 माइनस v1t और इंटू माइनस v1 प्लस 2 इंटू L2 माइनस v2t और इंटू माइनस v2। जब आप इसको जीरो करेंगे तो दो तो पहले खत्म हो गया, और dl/dt जीरो करेंगे ये L भी चला जाएगा सब। कहेंगे और L1 माइनस v1t है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा तो वो आप जहां तक मैं कर दे रहा हूं, और इंटू माइनस v1 और प्लस L2 माइनस v2t इंटू माइनस v2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा, इसको कर दीजिए तो माइनस L1 v1 और प्लस v1 स्क्वायर t, और ये भी हो जाएगा कितना माइनस L2 v2 और माइनस माइनस प्लस v2 स्क्वायर t इक्वल टू 0। प्लस वाले को एक साइड माइनस वाले को एक साइड, तो कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू t इक्वल टू L1 v1 और प्लस L2 v2। यहाँ से देखिए जो टाइम आपको मिलने वाला है ना, वो टाइम वही है जो इसको मिनिमम सेपरेशन प्रोवाइड करेगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, दिस इज द टाइम। तो टाइम का मामला क्लियर हो गया, यही है टाइम मिनिमम। वो मिनिमम टाइम बताना है जब ये दोनों के बीच के
डिस्टेंस गैप को मिनिमाइज कर दे। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पुटिंग टी मिनिमम इन इक्वेशन 1 फॉर एल मिनिमम। आप रख करके, ये आपको होमवर्क रह गया, HW आप करके और सवाल को सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर देना, आप इसको करना। बहुत मस्त प्रॉब्लम है आपको समझने के लिए। चलिए आज के लेक्चर को मैं यहीं पर चाहता हूं कि एंड करूं, चूंकि प्रॉब्लम पर वर्क करने में दिमाग आपका भारी होता है और वही फिजिक्स है। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं और ये चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस में लाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंट्री लेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी सबसे पहले रेन फॉलिंग कंसेप्ट पर काम करने वाले हैं। आपको पूरा मज़ा आएगा। अब तक जो भी आपके दिमाग में परसेप्शन है इसके रिगार्डिंग, वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमारा तो काम ही है कॉन्सेप्ट को ईजी करना। थैंक यू सो मच।